हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की, अर्थात सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र राज्य संबंध, अर्थात सेंटर स्टेट रिलेशन। तो केंद्र राज्य संबंधों को हम तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक होती हैं विधायी शक्तियां, दोनों के पास क्या क्या हैं, प्रशासनिक अर्थात जो कार्यपालिका शक्तियां हैं एक तरह से, और तीसरी वित्तीय शक्तियां क्या क्या हैं। अब अगर हम बात करें विधायी शक्तियों को, चार भागों में हम बांट सकते हैं। पहला, जो सीमांत क्षेत्र हैं संसद के और राज्य विधानमंडल के, किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये शक्ति के स्रोत अर्थात कहाँ से प्राप्त होती हैं विधायी शक्तियाँ। तीसरा, जो राज्य हैं उन पर संसद का अर्थात केंद्र का नियंत्रण। इसके अलावा अगर बात करें संसद पर नियंत्रण, संसद पर नियंत्रण क्या क्या है, इनको जल्दी से देख लेते हैं। सीमांत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो केंद्र है वो अगर कोई कानून बनाता है, संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है वो पूरे देश में लागू होता है। राज्य द्वारा जो बनाया गया कानून है वो केवल राज्य के अंदर लागू होता है। इसके अलावा कुछ विशेष क्षेत्र में जो कानून बनाए जाएंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कोई कानून बनाया जाएगा तो वो संसद बनाएगी, अर्थात केंद्र के अंडर में आएगा। शक्ति के स्रोत अर्थात ये संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाने की शक्ति इनको कहाँ से प्राप्त होती है। संविधान की अनुसूची 7 में जो हमारे पास, अगर शक्ति के स्रोत की बात करें तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, वहाँ पर हमारे पास संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ हैं। संघ सूची से संबंधित कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची से संबंधित कानून राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए उन पर संघ भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। और जो इन तीनों से अलग है उनको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, वो केंद्र को दी गई है। संघ सूची में वर्तमान में देखें तो 98 विषय हैं, पहले 97 थे, राज्य में 59 हैं, इसमें 52 हैं। अब संघ क्षेत्र में आता क्या क्या है, जैसे मोटे तौर पर रक्षा क्षेत्र केंद्र के पास है, संचार केंद्र के पास है। इसके अलावा हम बात करूँ मुद्रा अर्थात बैंकिंग भी उन्हीं के पास है। राज्य के पास अगर हम देखें तो जो पुलिस है, पुलिस की व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, जेल हो गया। इसके अलावा हम बात करें कृषि हो गया, तो स्थानीय शासन जो है वो भी इसी का विषय है। समवर्ती सूची में आएंगे जैसे कि आपके आपराधिक प्रक्रियाएं हैं, जो भी मुकदमे, लड़ाई झगड़े, दंगे, इस तरह की चीज़ें आएंगी, वो अपने राज्य का खुद का विषय होता है वो। इसके अलावा जो सिविल केस हैं, सिविल केस का मतलब होता है जैसे शादी से संबंधित कोई कानून, तलाक से संबंधित कोई कानून, वो सब समवर्ती सूची में आएगा। तो ये आता है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य पर संसद का क्या नियंत्रण है। देखिए, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए, राज्य पर संसद का एक नियंत्रण रहेगा, वो कैसे रहेगा। जो हमारी संसद है, संसद कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। जैसे अगर राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, या फिर राज्यसभा ने कोई विधेयक इस तरह से पारित कर दिया है, या फिर मैं बात करूं राज्य ने खुद अनुरोध किया है केंद्र से कि ये विषय राष्ट्र हित का है, इसमें आप संसद को कि आप इस पे कानून बनाइए,
तो राज्य का अनुरोध। आपातकाल की स्थिति आर्टिकल 352 से 360 में दी गई है। 352 में अगर कोई युद्ध अशांति इसकी स्थिति देश में बनती है तो आप सभी को पता होगा कि जो सारी शक्ति है उनका केंद्रीकरण हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, अर्थात केंद्र के पास सारी शक्ति आ जाती हैं। सभी जो कानून हैं देश के लिए वो संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा। राज्य विधानमंडल बाधित नहीं होता है, लेकिन अगर दोनों के बनाए गए कानून में टकराव की स्थिति पैदा होगी तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। राष्ट्रपति शासन की बात अगर हम करें, आर्टिकल 356 में आता है, राष्ट्रपति अगर चाहे किसी राज्य में शांति सुरक्षा अगर उसको लगता है भंग हो रही है, वहाँ पर कोई राज्य संविधान का अनुपालन करने में असमर्थ है, केंद्र के नियमों का अनुपालन करने में असमर्थ है, तो राष्ट्रपति ओवरऑल कंट्रोल उस राज्य का ले सकते हैं, राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लग सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर राज्यसभा से कोई विधेयक पारित हो गया है राज्य से संबंधित किसी कानून का, तो उस पर संसद बना सकती है कानून। अगर दो या दो से अधिक राज्य अपने आप ये चाहें कि हमारे राज्य का ये कानून राष्ट्रहित का है, थोड़ा ज़्यादा सीरियस विषय है, तो वहाँ पर संसद से वो अनुरोध कर सकते हैं कि आप इस पे कानून बनाइए, और संसद द्वारा ऐसा बनाएगा कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने इसके लिए अनुमोदन केंद्र से किया था। तो एक ये यहाँ पर है। इसके अलावा संसद पे खुद पे भी नियंत्रण होता है। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, यूनियन टेरिटरी जो हैं हमारी, उन पर अगर राष्ट्रपति चाहे, जैसे पुडुचेरी है, गोवा है, दमनदीप है, लक्षद्वीप है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे वहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वहाँ पर विकासात्मक कुछ कार्रवाई करने के लिए चाहे तो संसद द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर सकता है, संशोधित कर सकता है, और खुद वहाँ पर कोई ऐसे अधिनियम विनियम बना सकता है जो उसी तरह से प्रभावी होंगे, कानून की तरह ही कार्य करेंगे जैसे संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून कार्य करते हैं। जैसे सेम चीज गवर्नर अगर चाहे, स्पेशली जो असम है, त्रिपुरा, मेघालय में जो जनजातीय क्षेत्र वाले राज्य हैं, वहाँ पर संसद द्वारा बनाया गया जो कोई कानून है उसको चाहे तो मना कर सकता है कि हम यहाँ पर लागू नहीं करेंगे, उनकी अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए करेंगे, तो उसको संशोधित रूप में करेंगे। राज्यपाल चाहे तो संसद को बोल सकता है इसको संशोधित करो आप, उसके बाद ये लागू होगा। तो विधायी शक्तियाँ ये आती हैं। प्रशासनिक शक्तियों की अगर मैं बात करूं, प्रशासनिक शक्तियों में क्या क्या आता है। प्रशासनिक में जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे आपातकालीन प्रबंध तो हैं ही, आपातकालीन उपबंध। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका जैसे केंद्र का राज्यों को सहयोग, राज्यों को सहयोग, लेकिन राज्य से अपेक्षाएं भी होती हैं। अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो हम आपसे कुछ अपेक्षाएं भी करते हैं, अपेक्षाएं, तो राज्य से कुछ अपेक्षाएं भी रहेंगी। जैसे इसमें पहला है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं की अगर बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं जैसे यूपीएससी, आईएएस है, तो आपने नाम सुना होगा कि DOPT अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का पूरा प्रोसेस है, उनका अधीक्षण है, उनकी ट्रेनिंग है, उस सब की जिम्मेदारी रहती है केंद्र की। लेकिन वो नियुक्त कहाँ पे किए जाते हैं? राज्य में नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा उनको राष्ट्रपति ही हटा सकता है केवल पद से, हाँ, लेकिन उनको सस्पेंड किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश है, यूपीपीसीएस है, यूपीपीसीएस, तो उसका जो चेयरमैन है, जो चेयरमैन है, उस चेयरमैन की जो नियुक्ति है राज्य लोक सेवा के, उसकी नियुक्ति वो कौन करेगा? नियुक्ति उसकी करता है गवर्नर, उस राज्य का राज्यपाल, लेकिन उसको जो हटाने की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति कर सकता है। अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को चुनता गवर्नर है, लेकिन उसको हटा सकता है राष्ट्रपति। लेकिन जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, कुछ राज्यों में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आपातकालीन उपबंध मैंने आपको बता ही दिया।
कि अगर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा पावर का, अगर युद्ध अशांति की स्थिति है, अगर वित्तीय आपातकाल की मैंने बात नहीं की, 360 में जो फाइनेंशियल आपकी इमरजेंसी है उस केस में क्या है, राष्ट्रपति अगर चाहे उस राज्य में आवागमन को बंद कर सकता है, मनी के हस्तांतरण को बंद कर सकता है, उस राज्य के कर्मचारियों के वेतन भत्तों को कम कर सकता है। और केंद्र की राज्य से कुछ अपेक्षाएं भी रहती हैं, जैसे केंद्र राज्य से उम्मीद करता है कि वहाँ पर जो रेलवे संसाधन हैं, संपत्ति है, उसकी रक्षा की जाए, जो संचार के साधन हैं, संचार के साधन, उनकी रक्षा की जाए। इसके अलावा जो वहाँ पर SC ST है उनके लिए आप कुछ वेलफेयर स्कीम्स बनाएं, कुछ योजनाएं उनके लिए लागू करें। ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी कुछ। अच्छा, ये अपेक्षाएं यहाँ पर हैं। अच्छा, कुछ केंद्र की राज्यों को जो असिस्टेंस है, सहयोग की ये बात है, ये मैंने नहीं देखा, इसको और देख लेते हैं। सहयोग करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति एक इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है अगर केंद्र और राज्य के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवेचना करनी है। तो उसके लिए कोई जैसे नदी या पानी से संबंधित डिस्प्यूट है, जैसे कावेरी नदी विवाद आपने सुना होगा, साउथ में कर्नाटक तमिलनाडु के पास का वाला जो एरिया है, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति अर्थात केंद्र उसके लिए उस राज्य के जो नदी का विवाद है उसका समझौता, उसका सुलह है, उसके लिए संसद उसको कानून बनाकर कर सकती है। इसके अलावा ये हमारे प्रशासनिक दायरे में आती हैं, केंद्र और राज्य के बीच में जो ये संबंध है। वित्तीय संबंधों की बात कर लेते हैं। वित्तीय संबंध में क्या आएगा? वित्तीय संबंधों में जैसे टैक्स के प्रावधान क्या है, इसके अलावा टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो गैर कर के स्रोत हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र को क्या मिलेगा, राज्य को क्या मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्र का राज्यों को अनुदान राज्य मांग सकते हैं केंद्र से। जैसे आपने सुना होगा भी हाल ही में नीतीश कुमार जी ने मांग की केंद्र से, कई बार वो ऐसी मांग करते रहे हैं कि राज्य हमारा बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उतने संसाधन रिसोर्सेज नहीं हैं, तो केंद्र से डिमांड की है कई बार। वो हम देखेंगे किस प्रावधान प्रोविज़न किस आर्टिकल में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें GST काउंसिल और फाइनेंस कमीशन। टैक्स की अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय सूची के जो विषय हैं उस पर केंद्र अर्थात संसद टैक्स की व्यवस्था कर सकती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि समवर्ती सूची पर दोनों कर सकते हैं। समवर्ती सूची में टैक्स का प्रावधान है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे संविधान में, केवल केंद्र और राज्य के संबंध में है। टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आर्टिकल 268, 269, 269A उन सब में इसमें व्यवस्था दी गई है, जैसे कि कुछ ऐसे कर जो केंद्र द्वारा संग्रहित होंगे लेकिन राज्यों को सौंप दिए जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो राज्य द्वारा ही संग्रहित हैं और राज्यों के पास ही रहेंगे, क्योंकि वो भारत की संचित निधि में नहीं आते। भारत की जो संचित निधि है उसमें नहीं आएंगे, इसलिए वो राज्य की सेवाओं में ही उन्हीं की जो वेलफेयर स्कीम्स है उसी में वो खर्चा होगा। अच्छा, मैं आपको आर्टिकल्स में बता दूं कि ये सब उपबंध किस में आते हैं। विधायी जो उपबंध है केंद्र राज्य संबंधों में वो आर्टिकल 245 से 255 में, प्रशासनिक 256 से 263 में, और जो फाइनेंशियल वाले रिलेशन है वो 268 से 293 में आते हैं। तो ये हो गया। गैर कर के स्रोत अगर हम देखें केंद्र को कहाँ से मिलते हैं और राज्य को कहाँ से मिलते हैं। केंद्र को और राज्य को, केंद्र को मिलेंगे जैसे कि रेलवे से जो भी प्राप्तियाँ आएंगी, बैंकिंग से जो भी प्राप्तियाँ आएंगी वो सब इनको मिलेंगी, संचार से, बाकी सबसे। राज्य को तो जैसे कृषि से, भू राजस्व से, इसके अलावा जो सड़कें हैं, इवन जो मादक पदार्थ हैं जैसे शराब, एल्कोहल, अफीम आदि है, उनसे जो प्राप्ति टैक्स आएगा वो राज्य को प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कृषि, भू राजस्व, सड़कें, मादक पदार्थ, इवन पेट्रोल वगैरह जो है, ये सब चीज़ें आएंगी राज्य के पास। अब केंद्र राज्यों को अनुदान दे सकता है।
राज्य या ये कहीं केंद्र से अनुदान की मांग कर सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत कर सकता है? 275 और 282 में। 275 में क्या बोला गया है कि ऐसे अनुदान को हम बोलेंगे विधिक अधिकार है, ये विधिक अनुदान इसको बोल लीजिए, विधिक अनुदान। लेकिन 282 में वो है विवेकाधीन। वो क्या है? विवेकाधीन। इसमें अंतर क्या है? राज्य अगर चाहे तो किसी वेलफेयर स्कीम के लिए, राज्यों में किसी भी कार्य को कराने के लिए केंद्र से मांग कर सकता है कि वो हमको अनुदान दे। तो यहाँ पर क्या होता है, केंद्र प्रेसिडेंट की सलाह पर और फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करेगा कि किस लिमिट तक अनुदान दिया जाए। तो प्रेसिडेंट प्लस फाइनेंस कमीशन दोनों के विचार विमर्श के बाद, परामर्श के बाद राज्य को एड दी जाएगी। विवेकाधीन का मतलब है कि राज्य को अनुदान देने के लिए केंद्र बाध्य नहीं है, वो अपने विश्व विवेक से निर्णय कर सकता है कि हाँ, अगर राज्य समर्थ नहीं है और कोई लोक कल्याणकारी कार्य करना चाह रहा है, कोई वेलफेयर स्कीम पॉलिसी लाना चाह रहा है, तो उसको अनुदान हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है, ये 279A में आता है जीएसटी काउंसिल की बात। फाइनेंस कमीशन 280 में आता है। जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया 2016 में। संविधान का 101वां संशोधन हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस काउंसिल का उद्देश्य केंद्र और राज्यों का एक सामूहिक फोरम है, केवल केंद्र की संस्था नहीं है, क्योंकि जीएसटी केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने क्षेत्रों में लगा सकते हैं। इसका उद्देश्य ये जीएसटी में किसको शामिल किया जाए, किसको जीएसटी से बाहर रखा जाए, ये व्यवस्था जीएसटी काउंसिल का एक कार्य है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग जीएसटी के जो प्रावधान हैं, केंद्र कैसे लगा सकता है, राज्य कैसे लगा सकते हैं, किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं, किस लिमिट में, किस दायरे में रहते हुए लगा सकते हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, वो सब जीएसटी काउंसिल का कार्य है। फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें, वित्त से संबंधित जितने मामले हैं, फाइनेंस से संबंधित, टैक्स से संबंधित, केंद्र द्वारा लगाए गए टैक्स, राज्यों द्वारा लगाए गए टैक्स, केंद्र द्वारा लगाए गए वो टैक्स जो राज्यों को हस्तांतरित कर सकते हैं, तो ये सब बातें फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। तो ये वित्तीय प्रावधान हो गए। तो हमने देखा केंद्र और राज्यों के जो संबंध है, विधायी रूप में क्या है, प्रशासनिक रूप में क्या है, वित्तीय रूप में क्या है। अब कुछ अनुशंसाएं, कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की गई कुछ आयोगों के द्वारा कि इन संबंधों को केंद्र और राज्यों को और स्वस्थ बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उसमें बहुत सारे आए, जैसे राजमन्नार समिति आई, सरकारी आयोग आया। इसके अलावा अगर हम बात करें, पंजाब में एक गठन हुआ एक समिति का। इसके अलावा तमिलनाडु में, साउथ में अगर राजमन्नार समिति की बात आई, प्रशासनिक सुधार आयोग आया, पुंछी आयोग आया, तो ये सब चीज़ें आई। लेकिन मुख्य उनमें दो हैं। जैसे मैं बात करूँ, एक है प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, और एक है सरकारी आयोग, सरकारी आयोग। दोनों में अंतर समझ लेते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग आया 1966 में, ये 6 सदस्यीय था, मोरारजी देसाई की सरकार में आया, वो अध्यक्ष थे इसके। इसकी अनुशंसाएं क्या क्या थी वो देख लेते हैं मोटे तौर पर। एक तो इसने राष्ट्रपति द्वारा जो 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की बात है वो की, कि केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो उसके लिए इसका गठन होना जरूरी है। इसके अलावा इसने बात की कि जो राज्यपाल का पद है, गवर्नर का, वो किसी दल का व्यक्ति नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ उसका प्रशासनिक अनुभव थोड़ा लंबा हो। तीसरी बात कही कि राज्यों को वित्तीय शक्ति ज़्यादा दी जाए जिससे वो केंद्र पर डिपेंडेबिलिटी उनकी कम हो, कम डिपेंड हो। इसके अलावा अन्य शक्ति भी ज़्यादा दी जाए। साथ में ये कहा कि राज्यों में केंद्र द्वारा सशस्त्र बलों की तैनाती उनकी परमिशन के बिना, उनकी परामर्श, उनकी सलाह के बिना न की जाए। ये राज्य द्वारा समझा जाता है कि ये हमारी जो संप्रभुता है, अपनी स्वायत्तता है एक राज्य की, उसको भंग करने वाली बात है, उसको चोट पहुंचाने वाली बात है कि ये केंद्र हम पर प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, शक्ति बल का प्रयोग कर रहा है, वो उस सेंस में इसको नेगेटिव समझा जाता है। तो सशस्त्र बलों को बिना
परमिशन के ना लाया जाए, ये बात कही। सरकारी आयोग ये 3 सदस्य था अगर मैं बात करूं। इसके अलावा यहाँ पर ये 1983 में आया। इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे आर.एस. सरकारिया। आर.एस. सरकारिया कौन थे? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे। इसकी अनुशंसाएं क्या क्या थी? एक अनुशंसाएं तो इन्होंने भी इंटरस्टेट काउंसिल की बात सभी ने की, पुंछी कमीशन ने भी, राज्य मन्नार समिति ने भी, सभी ने की इसकी बात। इसने एक बात ये भी की कि जो लोक सेवा आयोग हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उनको थोड़ा बेहतर बनाए। उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की कि उनमें रिफॉर्म्स हों और कुछ इस तरह की और भी व्यवस्थाएं की जाएं। इसके अलावा इसने बात की कि जो राज्यपाल का पद है, गवर्नर का पद है, उसको और थोड़ा मतलब उसके कार्यकाल को इतना मतलब सुरक्षित रखा जाए कि उसके जो हटाने के प्रावधान है उसको थोड़ा कठोर बनाया जाए। राज्यपाल का पद मतलब सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा इसने बात की कि राज्यपाल जो है वो विधानसभा में स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी आसानी से विधानसभा को भंग न कर सके, अर्थात स्टेबिलिटी हो विधानसभा की, एक स्टेबिलिटी हो विधानसभा के पास। इसके अलावा जो गवर्नर है वो एक राष्ट्रपति का, एक केंद्र का एजेंट समझा जाता है एक राज्य में। तो अगर वो कोई विधेयक जो राज्य विधानसभा ने पारित किया है उसको राष्ट्रपति के लिए पेंडिंग रख रहा है, तो राष्ट्रपति संस्तुति के लिए रख रहा है, तो राष्ट्रपति को उसका रीज़न देना होगा कि अपने पास उन्होंने रखा है, तो राष्ट्रपति को क्या देना होगा कि रीज़न देना होगा क्यों रखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने इस सेंस में इन्होंने जस्ट अपोजिट बात की। इन्होंने कहा कि नहीं, राज्य में केंद्र चाहे तो उनकी परमिशन के बिना भी सशस्त्र बलों की तैनाती कर सकता है। इन्होंने कहा कि ऐसा बहुत ज़रूरी है क्योंकि राज्य में अगर लग रहा है केंद्र को इस संविधान के नियम का पालन नहीं हो रहा है, राज्य की व्यवस्था, शासन व्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है, शासन करने असमर्थ है, वही राष्ट्रपति शासन वाली बात जो 365 में कहा गया, 356 में कहा गया, वही बात इन्होंने कही। तो बिना परमिशन के किया जा सकता है, बिना परमिशन के तैनाती की जा सकती है, ये बात इन्होंने कही। तो इस तरह से मुख्य रूप से देखें तो हमने समझा केंद्र राज्य में जो संबंध है, विधायी रूप में क्या है, वित्तीय क्या है, प्रशासनिक क्या है, उससे संबंधित सिफारिशें कुछ दी गई और बेहतर इनको बनाने के लिए। तो उससे संबंधित जो आयोग गठित हुए, जैसे सरकारी आयोग हुआ, इसके अलावा प्रशासनिक सुधार हो, इसके अलावा भी कुछ छोटे बड़े, जैसे मैंने बताया पुंछी आयोग, पुंछी जी थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में गठन किया गया है उसका। इसके अलावा राज्य मन्नार समिति। तो ये सब, लेकिन सबका जो ओवरऑल स्टैंड है वो लगभग यही है। इंटरस्टेट काउंसिल की सभी ने बात की और बेहतर बनाने की बात की, राज्यों को अधिक शक्तियाँ देने की बात की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।